सभी को नमस्कार। मैं आज क्लास 9 का लेसन नंबर 4 हिस्ट्री का, जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब है जिसमें एक पावरफुल कंट्री अपना कब्जा दूसरी कंट्री पर जमा लेती है, यानी उसे पूरी तरह से कंट्रोल करने लगे। जैसे इंडिया में पहले ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था। तो अब बात करते हैं फॉरेस्ट की, यानी जंगल की। फॉरेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इससे हमें वुड, रबर, पेपर, फूड, स्पीसीज़, हनी वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। और जानवर भी फॉरेस्ट में मिलते हैं और फॉरेस्ट जानवरों का घर होता है। परंतु इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद से जंगल काटने पड़ रहे हैं। तो समय कौन सा था? पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी 1700 से 1700 से 1995 यानी 1995 के बीच में 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट क्लियर कर दिया गया, यानी उसको बिल्कुल साफ़ कर दिया गया, सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन यूज़ के लिए, यानी इंडस्ट्रीज़ के यूज़ के लिए। और उसके साथ साथ कल्टीवेशन के लिए भी, यानी फार्मिंग के लिए, फ्यूल वुड और पेस्चर के लिए। आप सोच रहे होंगे पेस्चर क्या होता है? पेस्चर उस लैंड को कहते हैं जिस पर जानवर को घास चराते हैं। जानवर जिस जगह पर जानवर घास चरते हैं उसे पेस्चर लैंड कहते हैं। तो 1600 में सिर्फ 1/6 लैंड पर कल्टीवेशन होता था। लैंड जो है वो 1600 ईयर्स में सिर्फ 1/6 लैंड पर कल्टीवेशन किया जाता था। तो आपको पता होगा कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगल को काटने को क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन अभी नहीं, कॉलोनियल रूल से ही शुरू हो गया था। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट वाज द कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो पॉइंट में समझाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी। इसी कारण और खेत बनाने पड़े, इसलिए जंगल काटने पड़े। सेकंड, डिमांड ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जूट, शुगर, वीट, कॉटन जैसे कमर्शियल क्रॉप्स उगाए जाएं। 19th सेंचुरी में यूरोप में इन क्रॉप्स की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी, क्योंकि यह क्रॉप्स इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल थे। तो इसलिए इनका और बढ़ावा दिया गया है, इन कमर्शियल क्रॉप्स को। थर्ड पॉइंट है ब्रिटिश टर्न फॉरेस्ट इनटू एग्रीकल्चर लैंड फॉर रेवेन्यू। ब्रिटिश ने फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टेड समझते थे, क्योंकि उन्हें फॉरेस्ट से कोई भी कमाई नहीं होती थी। तो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को काटकर ज़मीन को एग्रीकल्चर यूज़ के लिए लगा दिया, जिससे स्टेट को रेवेन्यू बढ़ने लगा। फोर्थ पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर फ्रॉम इंडिया इन अर्ली 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी की शुरुआत में इंग्लैंड में ओक ट्री ख़त्म हो गए थे और ओक ट्री से टिम्बर प्राप्त होता है। तो इंग्लैंड में इसी वजह से पानी के जहाज़ नहीं बन पा रहे थे जो टिम्बर से बनते थे। इंग्लैंड की नेवी, जिसे रॉयल नेवी कहते हैं, वो शिप्स नहीं बना पा रही थी। इसलिए टिम्बर की डिमांड पूरा करने के लिए इंडिया से लार्ज स्केल
यानी बड़ी तादाद में पेड़ काटे गए और टिम्बर को एक्सपोर्ट किया गया। 5th पॉइंट है स्प्रेड ऑफ रेलवेज। 1850 में 1850s में रेलवे नेटवर्क बढ़ने लगा और रेलवे बिजनेस और आर्मी को इधर उधर ले जाने के लिए इम्पोर्टेंट थी और उस समय लकड़ी से ही ट्रेन का फ्यूल में काम आती थी और स्लीपर्स बनाने के लिए भी लकड़ी चाहिए होती थी। अब स्लीपर क्या होते हैं? और स्लीपर जो होते हैं वो वुडन ब्लैंक्स होते हैं जिन्हें रेलवे ट्रैक के बीच में लगाया जाता है, आपने देखा होगा, जिस वजह से रेलवे ट्रैक हमेशा पोजीशन में रहते हैं। तो 1 माइल रेलवे ट्रैक के लिए यानी एक रेलवे ट्रैक का 1.7 किलोमीटर में 1760 से लेके 2000 तक, 1760 से लेके 2000 स्लीपर्स तक ज़रूरत पड़ती थी उनके बीच में लगाने के लिए। इसलिए जब रेलवे नेटवर्क बढ़ा तो बड़े पैमाने पर पेड़ काटने लग गए। कुछ समय बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर ऐसे ही पेड़ काटते रहेंगे तो फॉरेस्ट एक दिन क्या हो जाएंगे? तबाह हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया जिसका नाम था डाइट्रिच ब्रैंडिस। तो उसको इंडिया का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया था। तो जब उसने फॉरेस्ट को देखा तो उसे एहसास हुआ कि इंडिया में प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे और फॉलो नहीं करने पर सज़ा भी देनी पड़ेगी। तो उन्होंने 1864 यानी 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप की और 1865 में यानी 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू करने में मदद की। 1906 यानी 1906 में देहरादून में इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया। यहाँ पर एक सिस्टम के बारे में पढ़ाते थे जिसे कहते थे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होती है? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एक ऐसा सिस्टम था जिसमें पेड़ों को काटना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में था। पुराने पेड़ काटने पर नए पेड़ उगाए जाते थे। नेचुरल फॉरेस्ट की कई टाइप के पेड़ थे, उन सब पेड़ को काटकर सिर्फ एक टाइप के पेड़ उगाए गए और वो भी स्ट्रेट रोज में लगाए गए और उसे प्लांटेशन कहते हैं। तो फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वे करते थे कि कितना फॉरेस्ट का एरिया, कितने टाइप के पेड़ हैं और फिर लगाते थे कि साल में कितने पेड़ काटेंगे और फिर कितने पेड़ उगाएंगे। यही सब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में आता था। अभी बताया था कि मैंने आपको कि इंडियन फॉरेस्ट्री एक्ट जो 1865 में लागू हुआ था और इस एक्ट को 2 बार चेंज भी किया गया था। एक बार किया गया था 1878 यानी 1870 में 78 में और दूसरी बार किया गया था 1927 में यानी 1927 में। तो 1878 में फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में बांटा गया था। पहली कैटेगरी का नाम था रिजर्व्ड, सेकंड का था प्रोटेक्टेड और थर्ड था विलेज फॉरेस्ट। विलेजर्स को रिजर्व फॉरेस्ट कोई भी चीज़ अपने पर्सनल यूज़ लेना अलाउड नहीं थी और रिजर्व फॉरेस्ट को बेस्ट फॉरेस्ट भी माना जाता था। तो पर्सनल यूज़ के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो विलेजर्स प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट का इस्तेमाल करते थे, परंतु प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में एंट्री के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी।
तो विलेजर्स के लिए यहाँ एक लिए था जहाँ पर वो अपना सामान लेते थे। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डिड विलेजर्स यूज्ड फॉरेस्ट, यानी विलेजर्स जो गांव के लोग थे उस समय के, वो जंगलों कैसे इस्तेमाल करते थे। तो पॉइंट में समझिएगा, वो फॉरेस्ट से फ्रूट्स और ट्यूबर लेते थे, जैसे बहुत सारा न्यूट्रिशन होता था। ट्यूबर बेटा उन प्लांट्स को कहते हैं जिनकी रूट्स में खाना स्टोर होता है। जैसे पोटैटो प्लांट में पोटैटो रूट में उगता है, तो रूट को ट्यूबर कहते हैं। सेकंड, विलेजर्स फॉरेस्ट से मेडिसिन्स भी बनाते थे। थर्ड, उन्हें फॉरेस्ट से वुड भी मिलता था जो उनके बहुत काम आता था, जैसे फर्नीचर बनाने में, फ्यूल बनाने में, और वुड से विलेजर्स एग्रीकल्चर टूल्स भी बनाते थे। फोर्थ पॉइंट, विलेजर्स को जंगल में बैम्बू भी मिलता था जिससे वह फेंसिंग करते थे, बास्केट बनाते थे, जैसी चीज़ें बनाया करते थे। फिफ्थ पॉइंट, विलेजर्स पहले लौकी को खोखला बनाकर उसे सुखा देते थे और फिर उसका इस्तेमाल वाटर बोतल की तरह करते थे। सिक्स्थ पॉइंट, वो लीव्स को एक साथ स्टिच करके डिस्पोजल प्लेट्स और कप बनाते थे। सेवेंथ पॉइंट, विलेजर्स पेड़ों की बेलों से रोप बनाते थे, रस्सियाँ। एट्थ पॉइंट, विलेजर्स को महुआ ट्री से तेल मिलता था जिसे वह कुकिंग और लैंप जलाने में इस्तेमाल करते थे। तो फॉरेस्टर्स और विलेजर्स चाहते थे कि फॉरेस्ट में कई तरह के पेड़ पौधे हों जिससे उनकी नीड्स सेटिस्फाई हो जाएं। पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहता था कि वो ऐसे पेड़ लगाए जिसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा लंबी हो, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो और स्ट्रेट हो, जिससे वो वुड अपने शिप्स और रेलवे में यूज़ कर सकें। इसलिए टीक और साल के अलावा सारे पेड़ पौधे काट दिए गए। तो क्वेश्चन अराइज होता है, डिस्क्राइब हाउ चेंजेस इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑब्लिक डिपार्टमेंट अफेक्टेड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इन कॉलोनियल पीरियड। यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो भी चेंजेस लाए उससे डिफरेंट ग्रुप्स पर क्या क्या असर पड़ा कॉलोनियल पीरियड में। तो हम 4 टाइप्स की बात करते हैं इसके आंसर में। फर्स्ट है विलेजर्स, सेकंड है शिफ्टिंग कल्टीवेटर, थर्ड है फॉरेस्ट ट्रेवलर्स और फोर्थ है प्रोटेस्टर्स एंड नोमैडिक कम्युनिटीज़। तो बात करते हैं विलेजर्स की। तो फॉरेस्ट एक्ट ने विलेजर्स को बहुत सारी मुश्किल खड़ी कर दी थी। फॉरेस्ट एक्ट में विलेजर्स के रोज़ काम जैसे लकड़ी काटना, गाय भैंसों को चराना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कलेक्ट करना और शिकार करना, यह सब इल्लीगल हो गया था, जिस कारण वो लोग फॉरेस्ट से लकड़ी चुराने को मजबूर हो गए थे। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में सुनो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक फॉरेस्ट ऑफ लैंड को क्लियर किया जाता है और फिर उस पर खेती की जाती है, और जब वहाँ पर खेती हो जाती है तो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर खेती करने चले जाते हैं और इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे हार्मफुल मानते हुए शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर बैन कर दिया और इलीगल बना दिया। इसलिए उन्हें अपने घर छोड़कर जाना पड़ा। अब क्यों बैन लगाया या फिर क्यों ऐसा काम किया उन्होंने, वो हम आगे थोड़ा सा बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा इसको। पहले से कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड है फॉरेस्ट ट्रेवलर्स। यह लोग फॉरेस्ट में रहते थे और छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके गुजारा करते थे, पर फिर फॉरेस्ट लॉज
ने हंटिंग को इलीगल कर दिया और जो हंटिंग करते हुए पकड़ा जाता था उसे पनिश भी किया जाता था। फोर्थ है पेस्टोरलिस्ट एंड नोमैटिक कम्युनिटीज़। यह लोग वह लोग होते हैं जो भेड़ बकरी या कोई और जानवरों को चराते थे। तो ग्रेजिंग यानी जानवरों को चराना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था और उनकी रोज़ी रोटी छिन गई थी। और जिन ट्राइब्स ने ग्रेजिंग कंटिन्यू रखी उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स कहने लगे और जिन्होंने ग्रेजिंग छोड़ दी थी उन्हें फैक्ट्रीज़, माइंस और प्लांटेशन में काम करना पड़ा। तो लॉज की वजह से सबको नुकसान हुआ, किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ सिवाय ब्रिटिशर्स के। तो एक क्वेश्चन राइज होता है जो अभी मैंने पीछे बोला था आपसे, वाई डिड ब्रिटिशर्स कंसिडर्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन हार्मफुल, यानी ब्रिटिशर्स ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हार्मफुल क्यों माना। और एक बात और है जो ध्यान रखना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्वीडन एग्रीकल्चर भी कहते हैं और इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होते हैं। जैसे इंडिया में इसे कई नाम से जाना जाता है, जैसे जुम कल्टीवेशन, बिवार कल्टीवेशन, कुंभी कल्टीवेशन एसेट्रा। तो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे कौन कौन से हार्मफुल, ऐसे ब्रिटिशर्स ने हार्मफुल क्यों माना, तो क्या क्या रीज़न थे। तो फर्स्ट है, जिस जगह पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन परफॉर्म होती थी उस जगह पर टिम्बर के लिए पेड़ नहीं होते थे। इंग्लिश में सुनो, इट वॉज हार्ड टू ग्रो ट्रीज फ्रॉम टिम्बर फॉर टिम्बर ऑन द लैंड वेयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन हैज़ बीन परफॉर्म्ड। सेकेंड पॉइंट है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के प्रोसेस में जब फॉरेस्ट को जलाया जाता था तो इस बात का खतरा रहता था कि आग फैल ना जाए और कितना टिम्बर जल ना जाए, कीमती जो टिम्बर है वो कितना कीमती टिम्बर जो है वो जल ना जाए। इंग्लिश में सुनो, रिस्क ऑफ फायर स्प्रेडिंग इन फॉरेस्ट। थर्ड पॉइंट है, गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर मेथड नहीं था शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का, इसलिए ये उनका एक हार्मफुल रीज़न था, यानी नो टैक्स। और यही सब रीजंस थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन करने के लिए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारे चेंजेस किए, तो इस कारण इंडिया में फॉरेस्ट कम्युनिटी कई सारे हिस्सों में इसके खिलाफ रिवेल कर दी, यानी बगावत कर दी। तो एक बगावत के बारे में सुनो जो 1910 यानी 1910 में बस्तर में हुई थी। बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ का साउदर्न मोस्ट पार्ट है और बस्तर में एक नदी गुजरती थी जिसका नाम था इंद्रावती और उसके आसपास कई सारी कम्युनिटी रहती थी, जैसे मुरिया, गोंड्स, भ्रतास, हलबास और धुरवास। और इन सब कम्युनिटी की लैंग्वेज अलग अलग थी पर कस्टम्स यानी रीति रिवाज और बिलीफ एक थी। और बस्तर एक रीजन है जिसके अंदर बहुत सारे गांव आते हैं। आज के समय में बस्तर छत्तीसगढ़ के अंदर का एक डिस्ट्रिक्ट है यानी जिला है। तो बस्तर के लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट क्यों किया, ऐसा क्या कारण थे जिससे रिवोल्ट करना पड़ा। पहला, जो ब्रिटिशर्स ने चेंजेस किए थे, जैसे 2/3 फॉरेस्ट को रिज़र्व फॉरेस्ट बनाया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बंद करना, हल्टिंग और फॉरेस्ट प्रोडक्ट के यूज़ पर पाबंदी लगाना। सेकंड रीज़न था, विलेजर्स को बिना नोटिस और बिना कोई कंपनसेशन यानी मुआवजा के घर से डिस्प्लेस कर दिया गया, यानी उनको उन्हीं के घर से निकाल दिया गया। थर्ड पॉइंट, विलेजर्स को बहुत ज़्यादा लैंड रेंट देना पड़ा था और कॉलोनियल ऑफिसर्स यानी गवर्नमेंट के
जो लोग थे वो बीच बीच में कई बार फ्री लेबर और गुड्स की डिमांड करते थे। तो यही रीजंस थे रिवोल्ट के। तो अब रिवोल्ट में क्या क्या हुआ और उस पर गवर्नमेंट ने क्या रिएक्ट किया। रिवोल्ट में हुआ, लोगों ने बाज़ार लूट लिए, स्कूल, पुलिस स्टेशन और ऑफिसल्स के जितने भी घर थे ये सबको जला दिया। जो जो गवर्नमेंट के लिए काम करते थे उन पर अटैक किए गए। और अब रिएक्शन सुनो, गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन आया। ब्रिटिशर्स ने रिवील को दबाने के लिए ट्रूप्स भेजे। आदिवासी लीडर्स ने उनसे बात करने की कोशिश की, पर ब्रिटिशर्स ने कैंप को चारों तरफ से घेर लिया और फायरिंग चालू कर दी। ब्रिटिशर्स विलेजेस में गए और जो बगावत कर रहे थे उनको बहुत ज़्यादा मारा और पीटा। तो यह घटनाएं जो हैं 1910 में हुई थी, 1910 में हुई थी। तो इंडिया के बाहर की बात करते हैं तो जगह का नाम है जावा। यह एक इंडोनेशिया का आइलैंड है और आज की डेट में जावा एक राइजिंग प्रोड्यूसिंग आइलैंड है। पर एक टाइम था जब यहाँ पूरा फॉरेस्ट से कवर था। पहले इंडोनेशिया में डच का कॉलोनियल रूल था। डच यानी नीदरलैंड के लोग। जावा में एक तरह फॉरेस्ट कम्युनिटी थी जिसका नाम था कलंगास। यह शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे और फॉरेस्ट कटर्स थे। 18th सेंचुरी में जब डच ने अपना कब्ज़ा जमाना चालू किया तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो कलहांस को काम कराएं, पर कलांस ने नहीं माने, कलांस ने मना कर दिया। और 1770 में जवान्स में डच पोर्ट पर अटैक किया और बाद में डच ने अपनी आर्मी यूज़ करके कलांस को सप्रेस कर दिया। और फिर 19th सेंचुरी में डच ने फॉरेस्ट रूल्स और लॉज लागू कर दिए जिसमें विलेजर्स को फॉरेस्ट यूज़ करना अलाउड नहीं था जब तक कोई ख़ास कारण ना हो, जैसे रिवर बोट बनाना है, घर बनाना है। डच के द्वारा जानवरों को चराना भी बंद करवा दिया गया और फॉरेस्ट रूट पर घोड़े, गाय या बैल के साथ ट्रैवल करना अलाउड नहीं था। ब्रिटिश और डच कंट्रोल की मेन सिमिलरिटीज़ यह थी कि दोनों ही शिप और रेलवेज़ के लिए फॉरेस्ट से टिम्बर चाहते थे और दोनों ने फॉरेस्ट को अच्छे से मैनेज करने के लिए फॉरेस्ट सर्विसेज बनाई। तो डच ने एक सिस्टम चलाया था जिसका नाम था ब्लैंक डोंग डाइनस्टाइन सिस्टम। यह सिस्टम में डच ने उन पीस ऑफ लैंड पर रेंट इम्पोज कर दिया जिस पर खेती बाड़ी होती थी, पर कुछ विलेजर्स को इस रेंट से एग्जेम्प्ट किया गया, वो भी एक सिर्फ शर्त पर कि वो टिम्बर के ट्रांसपोर्टेशन में फ्री लेबर और बफेलोज देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वार्स का फॉरेस्ट पर क्या असर पड़ा। इंग्लिश में कहें तो इम्पैक्ट ऑफ वॉर्स ऑन फॉरेस्ट। तो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में फॉरेस्ट पर बहुत बड़ा असर पड़ा। उस टाइम पर इंडिया में सारे वर्किंग प्लान्स छोड़कर बिना किसी हिसाब किताब के पेड़ों को काटना चालू कर दिया। यानी पहले ब्रिटिशर्स एक लिमिट अमाउंट तक पेड़ काटते थे, पर वॉर की वजह से उन्हें और भी ज़्यादा वुड्स चाहिए थी अपने शिप्स और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी वॉर नीड्स पूरी करने के लिए काफ़ी पेड़ काटने चालू कर दिए। तो आज सरकार ने फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ को फॉरेस्ट में रखा हुआ है और फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं उनकी सुनी जाती है उनके अंदर, और इसलिए सब कुछ पीसफुल चल रहा है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त होता है।
इस चैप्टर को एक बार आपको पूरा रीडिंग करना है और जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया आपको उसे कमेंट करना है, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। जब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।